आज हमारे इस सब्जेक्ट का थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, इसका दूसरा दिन है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने उन सभी सहकारियों का जो सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को कामयाब करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और आगे चल कर के समाज को तैयार करने का जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, ऐसे सभी विद्वान साथियों का, सहकारियों का, सहयोगियों का मैं यथोचित अभिवादन करता हूं और जय भीम प्रेषित करता हूं। जैसा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल जस्ट लाइक ब्रीथिंग ऑफ बहुजन समाज। यानी बहुजन समाज के लिए थिंकिंग स्किल का क्या महत्व है, वह उसी तरह बताया जैसे जीवन के संचालन के लिए सांस महत्वपूर्ण होती है। श्वास महत्वपूर्ण होती है जीवन के संचालन के लिए। अगर संचालन जीवन का होना है तो वो श्वास पर निर्भर करता है। इसी तरह ये जो हमारी विचार कौशल प्रवीणता है, सोच विचार का कौशल है, तो जीवन को अगर वास्तव में कौशलपूर्ण हम रखना चाहते हैं तो ये थिंकिंग स्किल इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। इसके बारे में एक कोटेशन बहुत ही अच्छा मतलब मैंने नोट किया है। वो कहते हैं कि ये ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, if you do not think for yourself, somebody else will think to you, but he will think about his interest first. If anybody will think, he will think about his interest first. You can analyze our past, but we have to design our future. Or no need to change attitude amongst people, just teach them thinking skill. Just teach thinking skill. तो इसके बारे में ये जो कोटेशन है, ये हमको चौकन्ना करता है कि और किसी के लिए ज्यादा न हो जरूरी, इम्पोर्टेंट न हो, लेकिन बहुजन समाज के लिए, जो बहुसंख्यक समाज है, मेजोरिटी थिंकिंग पीपल, मेजोरिटी नंबर ऑफ पीपल्स, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में ये बात कहते हुए कि थिंकिंग इज द ऑपरेसिव स्किल through which intelligence acts upon experiences. Thinking is a operative skill through which intelligence acts upon experiences for the specific purpose to solve a problem. यानी ये जो थिंकिंग है एक तरीके से शल्य चिकित्सा की तरह है, जो अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से अनुभवों के ऊपर ऑपरेट करती है और एक विशेष पर्पज के लिए, अर्थात टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये चीज थिंकिंग के संबंध में जो कही गई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और खुशी की बात है कि हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे एमेंसिपेटर्स हैं, जो क्रूसेडर्स हैं, जिन्होंने इस चीज को हम लोगों के बीच में लाकर रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है, तो उसमें ये जो है सबसे पहले इसकी जो प्रारंभ है वो अशोक बाई द अशोका द ग्रेट,
उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, जॉन डीवे, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक काशीराम जी इत्यादि, ये तमाम हमारे क्रूसेडर्स हैं। तो मैं सबसे पहले इस बात को सम्राट अशोक से शुरू करना चाहूंगा, जिसमें ये कहा गया है कि जब सम्राट अशोक को हम आज तक पढ़ते थे, तो मैं भी काफी दिनों तक, जब तक MKSOT का स्टूडेंट नहीं था, स्कॉलर नहीं था, तो मैं भी ये समझा करता था कि अशोक महान तो बिल्कुल महान नहीं है, और उन्होंने बहुत ही बुरे काम किए, गलत काम किए, बहुत ही खलनायकी तरीके से उनको। और ये मेरी गलती नहीं थी, जो मुझे साहित्य मिला, जो इतिहास पढ़ने को मिला, तो वो सारा का सारा ऐसा था जो इंडियंस था, और 1955 के बाद का था, 1950 के बाद का था। तो बाद में पता चला कि ये जो अपने देश का जो इतिहासकार है और जो इतिहास है, तो ये पूरी तरह प्रदूषित है। इसको एक तरीके से कहा जाए तो ये टूल किट है किसी को बदनाम करने की, किसी को डिफेम करने की, और खास करके जो बहुजन महापुरुष हैं। मैं इसे तथ्यों के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि अब आज जब हम उनके वेलफेयर स्टेट को पढ़ते हैं, और जो उनके तमाम जो पिलर एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, गुफा अभिलेख हैं, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए एक बहुत प्रमाणिक सबूत हैं। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अशोक महान ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस थिंकिंग स्किल पर ध्यान दिया, और इसके कारण वो अपने आज की जो तीन गुनी भारत को आज से 3 गुना भारत एक बहुत ही प्रॉस्परस राज्य बन सका, बहुत डेवलप्ड कंट्री बन सका, और हर एंगल से बहुत ही बाहर से भी और अंदर से भी पूरी तरह सोवरेनिटी रही, सुरक्षित सिक्योर रहा। ये सब संभव उसी अशोक महान के द्वारा हुआ, जिसको हम लोगों को इस तरह का बताने का प्रयास इतिहासकारों ने किया। मैं उनके बारे में और तो नहीं कह सकता, सिर्फ निंदा ही कर सकता हूं कि ऐसा कम से कम इतिहासकारों को नहीं करना चाहिए, उन्हें ईमानदार रहना चाहिए। ये जो पॉल्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो हमें साहित्य से, इतिहास से मिलती है। जैसा कि सहकारियों, कलिंग के युद्ध को अगर हम अशोक महान के साथ डिस्कस करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलिंगा बैटल के बाद अशोक महान बहुत द्रवित हुए। उनको उसके जो आउटकम जो आया, तो एक शासन के हिसाब से या एक शासक के लिए तो सुखद था, लेकिन एक समाज सुधारक के लिए बहुत ही कष्टदायक था। और उसके पीछे जो उनको ये द्रवित करने वाली जो भावना अशोक महान के अंदर आई, वो मैं कह सकता हूं कि जो बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत थे, उनसे वो अशोक महान जब शासक बन गए तो काफी प्रभावित हो चुके थे। जो बुद्ध को संबोधि और विचार जो संबोधि प्राप्त हुई, और उनकी विचार क्रांति के बारे में सम्राट अशोक पूर्णतया जानकार थे और पूरी तरह सजग थे कि ये एशिया के अंदर जो क्रांति हुई है, ये बुद्ध की जो क्रांति हुई है, वो पूरी एशिया भर को प्रभावित कर रही थी। इस संबंध में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और चिंतक प्रोफेसर जॉन डीवे भी अपने एक निबंध में लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इन इंडिया गौतम बुद्धा इनिशिएटेड ए रेवोल्यूशन इन थिंकिंग which was ultimately to affect much of Asia। ये जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, उनका कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया में। वो ये कहते हैं कि इंडिया में गौतम बुद्धा ने
रेवोल्यूशन इन थिंकिंग किया, इनिशिएटेड ए रेवोल्यूशन इन थिंकिंग विच वाज अल्टीमेटली टू अफेक्ट मच ऑफ एशिया। तो ये चीजें अशोक महान के भी संज्ञान में थी, और वो इस कारण एक शासक के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आए। और उन्होंने ये सब जो बाद में हुआ है, क्योंकि कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तो बाय वर्च्यू ऑफ थिंकिंग स्किल, दिस थिंकिंग स्किल, उन्होंने जो आणविक की विद्या थी, जिसको उस वक्त के हुक्मरानों ने या जो इसके कर्ता धर्ता थे समाज के, तो उन्होंने इसको डन अवे कर दिया था, उसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि अर्थशास्त्र में 4 तरह की विद्याओं की चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारे संप्रदायों ने, उस्ताद लोगों ने उसमें से आणविक को बिल्कुल भी शून्य कर रखा था। और कुछ लोग खाली दंड नीति कोई विद्या मानते थे, तो कुछ लोग जो है वार्ता और उसको दंड नीति को मानते थे, तो कुछ लोग 3 ही को मानते थे, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आणविक का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जब सम्राट अशोक ने समाज सुधार के एक समाज सुधारक के रूप में, एक लेमैन के रूप में अपना शासन का संचालन किया, तो उन्होंने इस आणविक की विद्या, जिसे फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल कहा जाता है, उसको एडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया इन एज एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज ट्रेनिंग सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और उसके कारण एक थिंकिंग पर्सनैलिटीज पैदा हुई, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी थी और साधारण जनमानस के अंदर भी थी, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए थी। तो ये इतना बड़ा जो चमत्कार हुआ, ये अशोक महान के इस थिंकिंग स्किल के कारण हुआ। और इसीलिए इसको एक जगह ये एडवर्ड डी बोनो ने कहा है कि इट इज पॉसिबल दैट वन डे द डोमिनेंस बाय एग्रेशन can be replaced by domination by wisdom. It is possible that one day the domination by aggression can be replaced by dominance of by wisdom. Ashoka the Great has proved this. ये कथन है एडवर्ड डी बोनो का, जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, और वो भी माइंड गुरु है, ग्लोबल गुरु हैं, दुनिया उनके बारे में परिचित है। तो ऐसा जो हमको अशोक महान के बारे में मिलता है, इसका इनिशिएशन हम कह सकते हैं कि महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान ने किया, जो शासक के साथ साथ एक महान समाज सुधारक की भूमिका के रूप में हमारे सामने आते हैं। दूसरा, चूंकि मेरा ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें काफी समय लगेगा, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा देते हुए अपना आगे बढ़ना चाहूंगा। दूसरे हमारे जो एमेंसिपेटर हैं, जो हमारे मुक्तिदाता हैं, मार्गदाता हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो उन्होंने भी इस सोच विचार विद्या का न केवल एहसास किया, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया, जैसे अशोक महान ने इम्प्लीमेंट किया है। ये मनुस्मृति के जो दुष्परिणाम थे, उसके विषय में 19वीं शताब्दी में सामाजिक क्रांति के, जिन्हें पितामह कहा जाता है, महामना ज्योतिबा फुले, उन्होंने इसको चीज को समझा, उनके दुष्परिणामों को समझा, और बाद में ये जो शूद्रों के लिए नकारी गई थी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें सोच विचार करने की बात बहुत प्रमुखता से थी, तो उसकी शुरुआत उन्होंने 1848 में एक न केवल सोच तक ही रखी, बल्कि उसको एक्शन में ला करके दिखाया 1848 में। और उसके माध्यम से उन्होंने जागृति और सोच विचार करने की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए ये जो किसान का कूड़ा नामक ग्रंथ है,
उसमें एक सूत्र दिया, और उस सूत्र ने आज भी हम लोग उस सूत्र के माध्यम से जो उन्होंने जो शिक्षा के संबंध में जो थिंकिंग स्किल के बारे में हमको दिया है, तो उसमें बाद के तमाम महापुरुषों ने उसको फॉलो किया। आज भी माना काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग भी इसको बहुत डीपली डिगिंग कर रहा है इसको, और बहुत डीपली इसको फॉलो कर रहा है। वो कहते हैं किसान का कोड़ा नामक ग्रंथ में कि विद्या बिन मति गेली, यानी सोचने की क्षमता और भावसिद्धि को नष्ट किया गया। मति बिना नीति गेली, यानी नीति के बिना ये जो बुद्धिमत्ता थी वो नष्ट कर दी गई। साधुता स्वशासन की जो नीति थी वो नष्ट हुई, और नीति बिना गति गेले, ये जो जब नीति नहीं रही तो जो जो एक जो प्रगति की जो नीति होती है, तो वो जब नष्ट हो गई तो हमारी प्रगतिशीलता और समृद्धशीलता का भी ह्रास होने लगा। और इस तरह से गति बिना वित्त गेले, और जब ये सब हुआ तो वित्त व्यवस्था भी नष्ट हो गई, और वित्त व्यवस्था के नष्ट होने से शूद्र खचले, वित्त बिना बिन शूद्र खचले, शूद्रों का अधः पतन हो गया। इसके अनर्थ एका अविद्यन केले, यानी ये मराठी में है, मैंने उसी तरीके से इसको नोट किया है, तो कहीं गलती भी हो सकती है। तो ये इतना भयानक जो अधः पतन अनर्थ जो हुआ वो खाली इसके मति के बिना हो गया। मति को हम सोच विचार ही मानते हैं। मति जो है, हालांकि शिक्षा और मति ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये जो जो बुद्धिमत्ता है उसका ह्रास हुआ। और ये संक्षेप में जो फिर भावना फूले, ज्योतिबा फूले और उनके पत्नी यानी फूले दंपति, दोनों के विचारों को अगर संक्षेप में कहा जाए तो उन्होंने ये बाद में सूत्र दिया कि चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन एंड रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। यानी शॉर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो जो मनुवादी जो विचार है उसको उखाड़ फेंको, नवाचार का मार्ग प्रशस्त करो, और सृजनता का अनुष्ठान करो, सृजनता का निर्माण करो। ये इस तरह का उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, जो उन्होंने ऐसा हमें सूत्र दिया। और इसके अलावा और भी उन्होंने जो गुलामगिरी है, जिसमें ब्राह्मणवाद की जो एक तरीके से दास्ता है उसकी आड़ में, तो उसका पर्दाफाश किया है। और जो ये जो किसान का कूड़ा है, इसमें उन्होंने जो पुरोहितवाद है तो उसको उजागर किया है कि किस तरीके से ये पुरोहितवाद समाज के ऊपर उस वक्त हावी था। तो ये बात अगर हम कहें कि सोच विचार करने का, अगर हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुक्तिदाता महामना ज्योतिबा फुले न केवल उनके सोच तक रहा, बल्कि उन्होंने इसे जमीन पर उतार करके बहुत सारे काम उनके सत्यशोधक समाज के माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने जो पीड़ित समाज था, जो 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 एक तरीके से वंचित समाज था, जिसके साथ चीटिंग हो रही थी, तो उस सबको कल्याण करने के लिए उनके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्शन प्लान करके, और इस थिंकिंग स्किल का हम लोगों के लिए एक बहुत स्पष्ट काम, स्पष्ट नमूने पेश किए हैं। इससे आगे क्योंकि सब्जेक्ट इस पर सिर्फ ज्यादा देर तक न बोलने में, क्योंकि अभी और भी चीजें हमको डिस्कस करनी है, तो मैं समझता हूं कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी रेफरेंस इसमें दिया है ज्योतिबा फुले का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। ये 2-3 किताबें तो मेरे पास ही रखी हैं, धनंजय कीर की है, ये आपकी गुलामगिरी है, ये किसान का कोड़ा है। तो ये पढ़ने में तो बहुत समय निकल जाएगा इसके बारे में, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आगे हम प्रोफेसर जॉन डेवे, जिनको बाबा साहब अपना गुरु मानते हैं,
जिस तरह से ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपना गुरु माना, क्योंकि थिंकिंग स्किल के जहाँ ज्योतिबा फुले एक प्रैक्टिकल मैन है, वैसे ही प्रोफेसर जॉन डे भी एक प्रैक्टिकल मैन है। उनका ये प्रैग्मैटिज्म इन फिलॉसफी ये बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग स्किल है, और वो इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, आर्गुमेंट, आइडिया, थिंकिंग, डीलिंग विद अदर्स एंड एक्शन आइडियोलॉजी। ये प्रैग्मैटिज्म जो फिलॉसफी है और प्रोफेसर जॉन डे की, तो ये भी एक थिंकिंग स्किल है, और ये भी एक्शन आइडियोलॉजी के तौर पर हम लोग पाते हैं जब हम उनका प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन देखते हैं। तो प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन फिलॉसफी जब देखते हैं, उनका कहना है कि ये जो एजुकेशन है तो वो बालक केंद्रित पढ़ाई पर जो दिया है उन्होंने, और कहा है कि विद्यार्थियों के अनुभवों को समस्या समाधान में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के जो अनुभव हैं, जो विद्यार्थी फील करता है, जो विद्यार्थी रियलाइज करता है, अनुभव करता है, तो उसके आधार पर एजुकेशन को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और उसी को वो कहते हैं कि समस्याओं के आकलन और समाधान दोनों का समावेश होना चाहिए। यानी उसका आकलन भी होना चाहिए और उसको सॉल्यूशन भी होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। शिक्षा वही है जो आदर्श समाज बनाती है। शिक्षा और लोकतंत्र में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा ये उनका जो परिणामवाद है, प्रैग्मैटिज्म है, प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन फिलॉसफी। तो ये भी हम पाते हैं कि उन्होंने भी, प्रोफेसर जॉन डे ने अपनी जीवन में शिक्षा के माध्यम से जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, और उनकी ये जो डेंजरस बुक कहलाती है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो वो हर उस मनुष्य के लिए जो सोच विचार की लालसा रखता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करती है। और हम ये जानते हैं कि उन्होंने इस काम को करने के लिए खाली, वैसे तो उनका 30 वर्ष का समय इस क्षेत्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में इस शिक्षा को, प्रैग्मैटिज्म को फैलाने के लिए दुनिया भर में उन्होंने अपने आप को ले जा करके लोगों के सामने अपने अपने जो उनकी सोच थी, जो उनका सोच विचार था, उनकी जो थिंकिंग थी, उससे परिचय कराया, चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, और चाहे और दूसरे कंट्री हो। और यही कारण है कि आज प्रोफेसर जॉन डे की इस थिंकिंग स्किल के कारण वहाँ की जो टैलेंट कंट्रीब्यूशन है, आज दुनिया की पॉपुलेशन में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग 1.9% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1.9% पॉपुलेशन जापान की है, लेकिन उसका टैलेंट में कंट्रीब्यूशन, जो 1.9 पॉपुलेशन है उसका टैलेंट में कंट्रीब्यूशन 5.5% है। और हमारे यहाँ का जो दुनिया में 17.5% पॉपुलेशन है दुनिया की पॉपुलेशन में, माने दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं हम, और हमारी जो टैलेंट का कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, 3.16 है। यानी कहाँ 2% भी जिसकी आबादी नहीं है दुनिया में, उसका 5.5% है। और अमेरिका का आप देखेंगे तो अमेरिका की तो 4% ही आबादी है दुनिया में, और उसका कंट्रीब्यूशन टैलेंट में 27% का है। तो ये जो जहाँ जहाँ प्रोफेसर जॉन डे को उनकी उनकी ये थिंकिंग स्किल को, उनकी एक्शन आइडियोलॉजी को जिन्होंने समझा है, वो दुनिया में एक टैलेंटेड समाज बन करके सामने आए हैं।
तो मैं इसको भी यही कंक्लूड करते हुए अब मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय काशीराम जी के जो थिंकिंग स्किल के संबंध में क्या नजरिया है, क्या उनका विचार है, इसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम उनको हर तमाम क्षेत्रों में उनको हम लोग सभी जानते हैं, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, चाहे वो क्षेत्र धार्मिक हो, चाहे वो क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे वो क्षेत्र राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तमाम क्षेत्रों में बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में हम लोग परिचित हैं। लेकिन जो उनकी ये थिंकिंग स्किल है और जो थिंकिंग स्किल को उन्होंने जो अमली जामा पहनाया है, तो ये वास्तव में ही अद्भुत है और हम लोगों को इसके ऊपर जरूर गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम जानते हैं कि वो विदेशों में रह करके उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा अर्जित की। अगर बाबा साहब चाहते तो दुनिया की किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर आलीशान जीवन जी सकते थे। अगर बाबा साहब चाहते तो किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़े प्रोफेसर बन जाते और वहीं आलीशान जीवन जीते। लेकिन उनके अंदर विचार कौशल गजब का था। उनके अंदर जो विशाल विचार कौशल था, जो थिंकिंग स्किल थी, तो वो थिंकिंग स्किल उनको कुछ और करने के लिए बाध्य करती थी। जब बाबा साहब 1923 में अपनी पढ़ाई पूरी करके बंबई आ गए और अपने तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दिए गए शिक्षा सूत्र को जब उन्होंने अत्यंत गंभीरता से समझा, तो फिर वो बाबा साहब बाबा साहब नहीं रहे, बल्कि एक महान समाज सुधारक के रूप में, हमारी मुक्ति दाता के रूप में वो खड़े हुए। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए वकालत और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए समाज का कार्य दोनों साथ साथ शुरू किए। 20 जुलाई 1924 में वंचित समाज को अधिकार एवं पहचान दिलाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की उन्होंने। और आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि उसकी जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो बायलॉज थी, तो उसके उसके उद्देश्यों में जो सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने रखा था, वो था दलित समाज में शिक्षा का प्रसार करके जागृत करना। यानी उसमें था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। यानी बाबा साहब 1924 में ही इस थिंकिंग स्किल को, मतलब हम पाते हैं कि बाबा साहब वहां से निकलने के बाद ही, यानी 9 साल 91 में 9 वो, और ये 23-24 ये, तो करीब 32-33 साल में ही बाबा साहब, मतलब की जो सोच है, जो उनका विचार कौशल है, तो कितना अद्भुत है, इसे हम देखते हैं। और उसके बाद फिर बाबा साहब पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। साइमन कमीशन को शैक्षणिक उत्थान के लिए अपने वंचित भाइयों के लिए उन्होंने ज्ञापन दिए, और जो दलित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए जो विदेश शिक्षा के लिए जो मार्ग प्रशस्त करना था, तो उसके लिए वो स्वयं 1942 में जब वो वाइसराय काउंसिल के लेबर मेंबर थे, यानी श्रम मंत्री के रूप में थे, तो उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने उस वक्त के वाइस इसको लॉर्ड लिथिन इनको लॉर्ड लिथगो को जो एक तरीके से एजुकेशन का जिनके ऊपर दायित्व था, तो उनसे पर्सनली मिलते हैं और उनसे उन विद्यार्थियों को बताया गया है कि 16 विद्यार्थियों को उस वक्त जो दलित समाज के थे, उन्हें विदेश शिक्षा के लिए अनुदान की मंजूरी कराई और बाहर भिजवाया इसी विदेश शिक्षा के लिए। ये अलग बात है कि उन्होंने क्या किया बाद में। शिक्षा के चहुमुखी विकास एवं समाज कल्याण की भावना से वशीभूत डॉक्टर अंबेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उसके माध्यम से 20 जून 1946 को सिद्धार्थ
कॉलेज की स्थापना की। यानी बाबा साहब की जो थिंकिंग स्किल है वो एक्शन में है। ऐसा नहीं है कि खाली बातें बातें हों। बाबा साहब उस सोच उस सोच विचार का, उस सोच विचार कौशल का साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। इसी कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन में, यानी सिद्धार्थ कॉलेज के जो वार्षिक अधिवेशन था 1954 में, तो उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि क्या वो थिंकिंग स्किल का संदेश दिया। वो कहते हैं, एनलार्ज योर माइंड, एनलार्ज योर विजन, एनलार्ज योर कैपेसिटी टू थिंक एंड एनलार्ज योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। To bring that vision, you have to develop creative thinking. Creativity is the biggest human resource. Let us start to enlarge our ability to think, to enable us to design our way forward. ये बाबा साहब उस वक्त अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको संबोधित करते हुए इसी थिंकिंग स्किल के संदेश को बहुत दमदारी के साथ उन्होंने रखा। बाबा साहब के लिए ये पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या था? पर्पज एजुकेशन इज टू सोशली मोरलाइज द पीपल। मतलब बाबा साहब का पर्पज एजुकेशन से सोशली मोरलाइज, यानी उनमें नैतिकता और सामाजिकता की छाप पैदा करना। बाबा साहब कहते हैं कि अगर शील और मानवीयता नहीं है तो इसके बिना शिक्षा एक दानव से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर शील और मानवीयता नहीं है तो शिक्षा नुकसान भी कर सकती है। ये दानव से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं बाबा साहब। और इसलिए 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि बाबा साहब ने आगरा आकर के अपने 18 मार्च 6 दिसंबर को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। तो 18 मार्च कुछ ही महीने पहले बाबा साहब अम्बेडकर जब आगरा आते हैं और आगरा में वो कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उनके 3 बार आंसू गिरे, 3 बार आंसू गिरे। यह धोखा न दिया होता तो क्या किया होता। ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, बहुत ही गंभीर चिंतन की बात है कि बाबा साहब जैसे महान विद्वान, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर वो चाहते तो विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े प्रोफेसर हो सकते थे। आज भी लोग उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो बाबा साहब को हम सिर्फ जय भीम तक हमने सीमित कर दिया कि आपने जय भीम कह दिया, मैंने जय भीम कह दिया, लेकिन उनकी जो थिंकिंग स्किल है, उनकी जो सोच है, उसके लिए हमें आगे फिर बाबा साहब 1927 में आप देखते हैं उनकी एक्शन आइडियोलॉजी। बाबा साहब ये सारे विचारों को खाली रखते नहीं है, जीते हैं उसको लिविंग में लाते हैं। 1927 में महाड़ में चावतार तालाब से पानी पीने के लिए आंदोलन या कालाराम मंदिर प्रवेश अपने सोच विचार कौशल को ही प्रदर्शित करता है, उनके सोच विचार कौशल को प्रदर्शित करता है। 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे महाड़ के सम्मेलन स्थल पर पंडाल के सामने खड्डा खोदकर चिता के ऊपर सभी की मौजूदगी में मनुस्मृति को जलाया। भारत के इतिहास में सामाजिक जागृति के लिहाज से यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है। मनुस्मृति, जिसे हम काले कानून वाला ग्रंथ बता करके आज भी रोते रहते हैं, उसको बाबा साहब ने उस वक्त, ये जो उनका विचार कौशल था कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया जो आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। और उनको जो है उस वक्त कहीं से भी कोई चैलेंज नहीं कर सका। और ये बहुत ही एक रिमार्केबल बात है कि वही मनुस्मृति जैसे काले कानून को दहन करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में इस देश के संविधान के शिल्पी बने। तो ये उनकी योग्यता, उनकी विचार कौशल, उनकी विचार प्रवीणता का फल है। तो मैं इसको भी ज्यादा लंबा न खींचते हुए अब अंत में महानायक काशीराम जी, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी काफी है, तो मैं महानायक काशीराम जी की बात और थोड़ी सी आपके सामने रखते हुए, क्योंकि जब बाबा साहब आगरा आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये कारवां जिस स्थान पर है इसे बड़ी मुसीबतों के साथ
बाद यहाँ लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके। तो ऐसा बाबा साहब, ये 21वीं सदी में महानायक काशीराम साहब ने इस संदेश को पढ़ा और सोच विचार करके बाबा साहब के आगरा की धरती पर गिरे आंसुओं के मर्म को समझा। आगरा की धरती पर जो बाबा साहब को रोना पड़ा, उस मर्म को समझा। शिक्षा के निषेध के कारण शूद्रों यानी बहुजनों के अधःपतन के बताए गए कारणों को मिटाने के लिए, उनको खत्म कर कारणों को निस्त नाबूद करने के लिए अपने सभी पूर्व के महापुरुषों के शिक्षा सूत्रों का उन्होंने अध्ययन किया और अनुकरण करके समाज जागृति का एक्शन प्लान तैयार किया। ये बात मैं महानायक काशीराम जी के संदर्भ में बता रहा हूँ। सहकारियों, महानायक काशीराम जी का अपना सोच था, उनका अपना विचार था, उनकी विचार प्रवीण थी कि बहुजनों को हमें शासन करती जमात बनाने के लिए सोच विचार करने वाला बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बामसेफ को तैयार किया। इसके लिए उन्होंने जैसे आजकल पीबीएसपी के माध्यम से हम लोगों को तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे ही बामसेफ के माध्यम से उस वक्त सोच विचार करने वाला समाज तैयार किया गया और उनका स्पष्ट विचार था कि बहुसंख्यक पीड़ित समाज को अपनी हर प्रकार की मुश्किल मुसीबत का समाधान करने के लिए शासन करती जमात और उसके लिए सोच विचार में प्रवीण समाज तैयार करना जरूरी है। ये हमारी गर्ज है, ऐसा महानायक काशीराम जी कहा करते थे। अर्थात उनका सोच था कि टू कन्वर्ट अनथिंकिंग पीपल इनटू थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल, बहुजन समाज। इसलिए, और ये बात उन्होंने चमचा युग के अंतर्गत लिखा है। इसमें पेज 134 लास्ट पेज पर है। वो कहते हैं कि सत्य शोधक समाज बाई महात्मा फुले, रैशनलिज्म एंड एंथीज्म बाई पेरियार ईवीआर एंड बुद्धिज्म बाई बाबा साहब अंबेडकर were the means applied by them for effective change. While looking at the fate of these change, our change, we feel disappointed. काशीराम साहब ने ये लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। Sentence repeat. है सर? Repeat sentence. वो कहते हैं काशीराम साहब अपने चमचा युग में, चमचा युग जो उनकी किताब है चमचा एज, उसके लास्ट पेज पर 134 उस पर लिखते हैं सत्य शोधक समाज बाई महात्मा फुले, रैशनलिज्म एंड एंथीज्म बाई पेरियार ईवीआर एंड बुद्धिज्म बाई बाबा साहब अंबेडकर वर द मीन्स अप्लाइड बाई देम फॉर इफेक्टिव चेंज। While looking at the fate of these change, we feel disappointed. वो कहते हैं कि जब हम इसके नतीजों को देखते हैं तो कोई ज्यादा हमें प्रसन्नता नहीं होती है, हम we feel disappointed। लेकिन वो कहते हैं but nevertheless, लेकिन फिर भी the efforts of our crusaders have resulted in emancipation of the mind। इससे ये भले ही न सही, लेकिन हमारा माइंड जरूर मुक्त हुआ है, एमेंसिपेट हुआ है। इट विल बी ग्रेटली यूजफुल फॉर फर्दर एक्सपेंशन। ये महानायक काशीराम जी का थॉट है जो उन्होंने अपने चमचा एज में जो उन्होंने इसको उद्धृत किया है। अब मैं लास्ट में ये कहते हुए कि महानायक काशीराम जी ने अंबेडकरवाद को एक कृतशील विचारधारा माना है जो बहुजनों को सक्षम बनाने के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। सामाजिक कार्रवाई जिसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म एक्शन, लॉन्ग टर्म एक्शन, परमानेंट एक्शन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रवाई उनके अद्भुत विचार कौशल को प्रदर्शित करती है। महानायक काशीराम जी ने जिस चमचा एज यानी ये चमचा एज उन्होंने 24 सितंबर 1982 को जब 50वीं वर्षगांठ थी पूना पैक्ट की, तो उस वक्त इसको रिलीज किया था। मैं अपने कार्यों, अनुभवों और परिणामों का प्रतिपादन किया है इस चमचा एज के अंदर। वे सब उनके सोच विचार कौशल का स्थापित नमूना है। इसे और डिटेल में साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा
कि ये चमचा बहुत इजीली उपलब्ध है, इसको हम सब लोग पढ़ सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव होने की वजह से इसमें डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से साहब ने, काशीराम साहब ने बहुत इसमें बहुत सरल तरीके से हम लोगों को उसमें समझा करके आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। और ये कहते हुए कि उनकी अनुपस्थिति में उनके विचारों पर चलकर MKSOT द्वारा PBSP के माध्यम से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को सफल बनाने का अभियान आज देश के बहुजन बुद्धिजीवी चलाने में जुटे हुए हैं। और खुशी की बात है कि काशीराम जी का जो महासूत्र था, समझाने वालों को पहले समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार प्रवीण समाज बनाना होगा, इसका वो पालन करते हैं। ये बात मैंने रखते हुए, अब समय तो कम रह गया है सर, अभी टाइम थोड़ा सा टाइम। यस यस, यू टेक 10 मिनट। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। अब मेरे पास जो है ये मैसेज ऑफ माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो टू इंडियन इंटेलिजेंस टू लीप फॉरवर्ड और फ्रॉग जंप बाय लर्निंग एंड टीचिंग। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनर हैं। 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। आज ही वो किसी कंट्री में एम्बेसडर हैं। वो जब 18 अक्टूबर 2000 में भारत में आए थे, तो उनका ये शालिनी सिंह जो इकोनॉमिक टाइम्स की जो पत्रकार हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे ये पूछा था, ये जो यहाँ जो हमारे लिए कहा गया है कि टू इंडियन इंटेलिजेंस टू लीप फॉरवर्ड और फ्रॉग जंप बाय लर्निंग एंड टीचिंग द थिंकिंग स्किल। तो इसमें उनसे पूछा कि ये जो उनको ग्लोबल गुरु कहा जाता है ऑन थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, whose instructions in thinking has been sought by leading corporations across the globe and whose work has become compulsory curriculum in several countries। और उनकी लगभग 63 किताबें उन्होंने लिखी हैं और इनका ट्रांसलेशन 37 भाषाओं में हुआ है। तो ऐसे महान विद्वान के बारे में जब ये उन्होंने पूछा आपके पत्रकार ने कि वो यहाँ जब अपने इसमें भारत में क्या ये संभव है कि वो ये जो उनका क्रिएटिव थिंकिंग है या लिटरल थिंकिंग है, ये क्या भारत में हो सकता है? तो उन्होंने यस कहा। और उनसे जब कहा कि क्या आपने भारत के सरकार से बात की है, तो उन्होंने क्या कहा, यस, सम इयर्स एगो राजीव गांधी एंड आई स्पोक अबाउट दिस, ही वाज very enthusiastic and asked me to meet with the Prime Minister of Education Narasimha Rao, and he was a bit disappointing. Narasimha Rao was a bit disappointing to use creative thinking in education. One needs someone with quite a lot of courage. That is what happened in Venezuela. A professor of philosophy read my books and went on to become a politician. His party came into power, and when they asked him which ministry he wanted, he opted for the Ministry for Development of Intelligence. यानी वो उनसे जब पत्रकार ने पूछा तो वो ये बताते हुए ये कहते हैं कि ये मैंने उस वक्त राजीव गांधी से बात की थी, वो तो काफी इंथुजियास्टिक थे, लेकिन उन्होंने जिस अपने एजुकेशन मिनिस्टर से कहा तो वो डिसअपॉइंटेड था। लेकिन ये जो बात मेरी एक प्रोफेसर ने मेरी किताब पढ़ी और वो फिर बाद में पॉलिटिशियन बन गया, और जब पॉलिटिशियन बन गया तो उससे मिनिस्ट्री का जब डिपार्टमेंट मांगा गया तो उसने कहा कि मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आगे वो फिर क्वेश्चन करती है कि क्या ये आपकी जो मॉड्यूल है, ये इंडियन गवर्नमेंट वुड इट बी मोर एप्लीकेबल फॉर द प्रिविलेज्ड क्लासेस और द अनप्रिविलेज्ड? तो उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों के लिए हो सकता है। ये दुख की बात है कि यहाँ
इंटेलिजेंस पढ़ाया ही नहीं जाता। वो कहते हैं फॉर वेरी इंटेलिजेंट अनलेस यू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव वेज फॉर देम टू यूज देयर इंटेलिजेंस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट इंटेलिजेंस। एंड फॉर द लेस इंटेलिजेंस, unless you teach thinking, they will have school with nothing except a reduction in their self-esteem, because schools say you have not passed exams, so you are stupid, and that is a huge waste. ऐसा उन्होंने बताया. So if you have a very good mind, you will want to make the best use of it for the less privileged class. It's important. It's a huge jump because often they have nothing else. So it's important for everyone to think creativity. ऐसा उन्होंने उस पत्रकार को, उस वक्त नाली सिंह को जो जवाब दिया. तो ये बात में कहते हुए माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो की, क्योंकि इनके बारे में और आगे चर्चा होगी. तो उस वक्त जो है, क्योंकि इनके जो जितने टूल्स हैं, ये थिंकिंग टूल्स सब एडवर्ड डी बोनो के ही हैं. तो उनका जब और आगे मुझे समय मिलेगा, मैं उसमें अपनी बात रखूंगा. आगे इसमें एक और पॉइंट पर मेरा मुझे कहना है कि वो ये थिंक जो है इज इक्वल टू एस्केप प्लस सर्च. तो इसमें ये एस्केप प्लस सर्च, अगर हमें स्लेवरी कल्चर से निकलना है, तो स्लेवरी कल्चर से निकलने के लिए हमको इसमें इस पर हम जो है थोड़ा विचार करें कि ये थिंक जो है, विचार जब तक हम नहीं कर सकते, जब तक किसी से एस्केप नहीं करेंगे, कहीं उसे छोड़ेंगे नहीं. पुरानी जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, जहां पड़े हुए हैं, वहां से जब तक एस्केप नहीं करेंगे, तब तक और फिर सर्च नहीं करेंगे. एस्केप प्लस सर्च करेंगे तभी थिंक शुरू होगी. तो इसमें ये बात कही गई है कि देयर इज नीड टू एस्केप फ्रॉम द मनुवादी कल्चर setting, Manuvadi culture setting that has been accepted as satisfactorily or complacently. There is a need to escape from the Manuvadi culture setting that has been accepted as satisfactorily and complacently. तो ये जो तुच्छ जो संतुष्टि है, या जिसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो तो इसको हमें जब तक हम एस्केप नहीं करेंगे, इसकी बहुत जरूरत है. और दूसरा इसमें कहा है कि इन इंडिया देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेड ऑफ माइंड which could not enjoy the freedom to explore due to this मनुवादी culture. तो ये भी जो अपने जो ब्लॉकेड ऑफ माइंड की जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपने मनुवादी कल्चर के कारण जो अपने आप को विकसित करने का जो हमारा फ्रीडम है, उसका हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. तो ये तभी संभव है जब हम इसको एस्केप करेंगे. और फिर लास्ट में एक ये भी कहा है कि मनुवाद वाज ए फोर्स्ड इग्नोरेंस बाय विच they blocked thinking skill or possibilities to think of entire Bahujan. Bahujan are easy victims of blackmailing and honey trap by Brahmins. ये बात भी अगर इससे हमें छुटकारा पाना है, तो हमको एस्केप करना पड़ेगा. और एस्केप करने के लिए और फिर नया सर्च करने के लिए हमें एस्केप करने के और नया सोचने के बाद ही हम नया खोज करने के बाद ही हम जो नई तलाश करेंगे, तब जा करके हमको ये इससे छुटकारा मिल पाएगा. ऐसी बात मतलब थिंक इज इक्वल टू एस्केप प्लस सर्च में है. अब ये अगला एक और पॉइंट है, सीबीएस इज नेवर इक्वल टू बीबीएस. इसमें एग्जांपल्स के लिए कहा गया है, सीबीएस का मतलब करंट व्यू ऑफ सिचुएशन. जो आज की जो सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, इट इज नेवर इक्वल टू बीबीएस. वो भविष्य की बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन से अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि भविष्य की
जो बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन है वो 10 टाइम्स ऑफ द CBS, मतलब CBS के 10 गुना से के बराबर माना गया बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन को। तो इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो आप देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर उसी तरह की उसमें बने रहते तो बात नहीं बनती। उन्होंने 1920 से जहां मूक नायक अखबार शुरू किया तो उस वक्त समाज मूक था, तो इसलिए उन्होंने मूक नायक को शुरू किया, और समाज में जब वो बदलाव कर पाए तो फिर उन्होंने उसका नाम जनता रखा 27 में जाकर के, और उससे आगे फिर समाज में बदलाव आया तो समता रखा, और उसके बाद फिर तो वो सोच के हिसाब से मतलब वो समय के हिसाब से सोच को बदलते चले गए, और इसी तरीके से उनके और जो एक्शन प्लान है तो उसमें भी हम पाते हैं कि इस तरह का CBS इज नेवर टू इक्वल टू BBS, इस कंसेप्ट को बाबा साहब ने भी स्वीकार किया है। और अभी अगर हम महानायक काशीराम जी की एग्जाम्पल्स को लें तो महानायक काशीराम जी ने जब बामसेब को के माध्यम से तमाम DS4 का निर्माण किया और निर्माण किए, तमाम एक्शन सोशल एक्शन के लिए काम किए, लेकिन बाद में जब बामसेब को उन्होंने इस सब काम के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं समझा तो फिर इसको साइड लाइन किया, और साइड लाइन करने के बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर जब वहाँ के बामसेब के साथियों ने उनको अप्रोच किया कि हम लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई मंच नहीं है, बामसेब का मंच था उसको भी अब एक तरीके से बिहाइंड दी कर्टेन कर दिया गया है। तो साहब काशीराम जी को महाराष्ट्र के अंदर बुलाया गया 20 मई 1998 को, और ये सब बातें उनके सामने जब लाई गई तो उन्होंने ये कहा कि इसको आप दूसरे उसके नाम से दूसरे उसके रूप में इसको आप आगे कर सकते हैं, और वो नाम था पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का, जिसका 25 जुलाई 1998 को विधिवत जो आज नेशनल कन्वीनर हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के PBSP के धीमंत PR अम्बेडकर साहब, तो उनकी रहनुमाई में उनके उनकी लीडरशिप में उनके मार्गदर्शन में इसको पे बैक टू सोसाइटी को महानायक काशीराम साहब ने 25 जुलाई 1998 को विधिवत इसकी घोषणा की। और आज हम देखते हैं कि नेशनल कन्वीनर PR अम्बेडकर सर इसको बहुत ही थिंकिंग स्किल को पूरा इसमें प्रयोग करते हुए इसको आप PBSP को भी देखते हैं कि उन्होंने कुछ समय तक इसको अंडरग्राउंड रखा, उसके पीछे कुछ कारण हैं जो कभी मौका आएगा तो वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं उधर न जा करके ये कहना चाहूंगा कि 2003 के बाद इसको उन्होंने किस तरीके से नए नए आयाम के साथ बुलंदियों तक ले जाने की बराबर कोशिश हो रही है उनके द्वारा। और अभी जो मुझे इतना मालूम है कि मैं जब पिछली वर्ष मार्च में 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक मैं महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव में था, तो तब से लेकर आज तक मैं समझ रहा हूँ कि हर रोज मुझे कुछ न कुछ उसमें उनकी तरफ से ऐसे बराबर प्रयास होते रहते हैं जो उनकी थिंकिंग स्किल का एक बहुत ही नायाब नमूना है। और बराबर इसको पहले जैसे उनके फिजिकल 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप होते थे, फिर उन्होंने 5 दिन के शुरू किए। उसके बाद फिर जब देश के अंदर ये जो कोरोना का पेंडेमिक टाइम आया तो फिर उन्होंने एक इसको भी इसके लिए भी अवसर तलाश लिया, और उस अवसर को तलाश करके आज हम लोग जो पूरे देश भर के लोग इसके वर्चुअल मीट के माध्यम से जो ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, तो ये कितना उनकी थिंकिंग स्किल का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना हम लोगों के सामने है। इसको भी मैं यही शॉर्ट करते हुए, क्योंकि अभी
वॉइस गई आपने। Thinking skill is the just like breathing to immunized individuals as well as Ambedkarism. तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीजों का अगर हम कंक्लूजन करें, ये जो महान अशोक महान के शासन काल से लेकर के जिन्होंने एक लेमैन की तौर पर एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश किया, और ज्योतिबा फुले का जो उनकी जो एक्शन थिंकिंग है, और जॉन डिवे की जो प्रैग्मेटिज्म है इन एजुकेशन, जो प्रैक्टिकल तरीके से एजुकेशन को वो स्थापित करते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर का जो जो थिंकिंग स्किल है और उनका जो जीने का तरीका है, और साथ साथ महानायक काशीराम जी के जो तमाम जो एक्शन प्लान है, जो उनकी जो एक्शन आइडियोलॉजी है, तो इन सबको अगर हम कंक्लूड करें तो ये निश्चित ही थिंकिंग स्किल एक हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करेगी, अगर हम इस चीजों को इस तरीके से फॉलो करें तो। और अगर हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करेगी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी का काम करेगी, तो निश्चित ही ये अम्बेडकरवाद के लिए भी, अम्बेडकरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा रिविटलाइजेशन होगा, रिजुविनेटिज्म होगा, और एक इम्यूनाइजेशन होगा। तो ये बात मैं कहते हुए कि लेकिन फिर भी इसमें ये कहा गया है कि यू कैन नो मोर चेंज योर थिंकिंग देन यू कैन ट्रूली चेंज द कलर ऑफ योर आईज। ये एडवर्ड डी बोनो का कोटेशन है। वो कहते हैं कि यू कैन, नहीं ये उनका है प्रोफेसर जॉन डिवे का, वो कहते हैं यू कैन नो मोर चेंज योर थिंकिंग स्किल देन यू कैन ट्रूली चेंज द कलर ऑफ योर आईज। उनका कहना है कि ये तभी हो सकता है जब आपका दृष्टिकोण, अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तो फिर आपका ये जो सोचने का जो नजरिया है वो भी नहीं बदल सकता। हमारा जो 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 दृष्टि है, जो हमारी जो सोचने का नजरिया है, इसको हमें बदलना होगा अगर हमें थिंकिंग स्किल को एडॉप्ट करना है, थिंकिंग स्किल को जीवन में उतारना है। तो ये कहते हुए मैं अब ये बात अपनी रोकना चाहूंगा कि ये इसमें हालांकि टाइम जो है कम है थोड़ा सा, लेकिन आगे चलो इसको कवर कर लेंगे। अब मैं यही कहते हुए कि हमको learn and teach education, learn and teach thinking, learn and teach innovation, and learn and teach creativity। यानी सोच विचार, सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार में प्रवीण समाज बनाओ, और सीखने समझाने वाले को पहले समझना होगा, और समझाने के बाद ही समझने वाले को पहले समझाने वाले को समझना होगा, समझाने वाले को पहले समझना होगा, और समझ करके ही समझाना होगा। ऐसा माना है काशीराम जी के इस कोटेशन को आत्मसात करते हुए, और महान सम्राट अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, सभी को ये अपना संदेश देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। थैंक यू टू ऑल। ओवर टू प्रियंका जी।